परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका के प्रथम प्रकरण। इस हेम संस्कृत प्रवेशिका के 3 भाग हैं और इन 3 भागों में एक प्रथमा, सेकंड मध्यमा और तीसरा जो है जिसे उत्तमा बोला जाता है। इनमें सर्वप्रथम हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, और इस प्रथमा को भी हम लोगों ने इसमें 5 विभाग में विभाजित किए हैं और इसी 5 विभाग में से ये प्रथम विभाग है जो कि प्रवेश करना है संस्कृत में। और संस्कृत में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि संस्कृत में प्रवेश संस्कृत एक भाषा स्वरूप में है और ये संस्कृत भाषा दैवी भाषा, संस्कृत भाषा मधुर भाषा, संस्कृत भाषा सर्वजननी भाषा, यानी संस्कृत के बहुत सारे ऐसे विशेषण हैं, जितना कहे उतना कम है संस्कृत के बारे में। और आप सब इस संस्कृत अर्थात ऑनलाइन जैन अध्यापक योजना में जुड़े हैं और इसमें भी ये संस्कृत का पाठ अति उत्तम पाठ और ये भाषा जानना जरूरी है। आज फिर से एक बार कि भाषा जानने से फायदा क्या है, इस संस्कृत से फायदा क्या है। कोई बोलेंगे ऐसे? चालू करना माइक। हाँ, कोई ऐसे बोलेंगे कि संस्कृत भाषा हमें क्यों सीखनी है? अपने संस्कृत। हाँ, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। हाँ जी। हाँ, भाषा में इसलिए सीखनी चाहिए कि अभी जैसे कि हम जो शिक्षा फिलहाल पढ़ रहे, मैं संस्कृत इसलिए सीख रही हूँ तो मैं जो धार्मिक में पढ़ रही हूँ उसका अर्थ क्या है, मैं क्या पढ़ रही हूँ, मेरे भाव क्या है, वो सब पता ही नहीं है। जैसे कि वक्ता सब बोलता था, जब मैं संस्कृत सीख लूंगी तो मुझे वो हर सब समझ में आएगा कि क्या बात है। और मेन तो ये हमारी पुरानी सबसे भाषा है, शुरू से है, तो मैं तो सीख रही। ओके ओके, धन्यवाद। चलिए पूनम बेन। प्रणाम गुरुजी। क्योंकि संस्कृत भाषा में से ही सारी भाषाएं निकली हैं, अगर हम संस्कृत सीख सकेंगे तो हम अपने आगम भी पढ़ सकेंगे और जो सूत्र हैं वो शुद्ध उच्चारण से पढ़ पाएंगे। ओके, और कोई ऐसे संस्कृत के बारे में जो कहना चाहते हैं कि संस्कृत क्यों सीखना है? गुरुजी मैं बोलूं? हाँ जी, मितन भाई। संस्कृत से अपने को मालूम पड़ता है कहाँ पे कौन से अक्षर से भाग देने का, कौन सा जोड़ा अक्षर है, कहाँ पे अटकने का, कौन से अक्षर से भाग देने का, वो सब मालूम पड़ जाता है। ओके, धन्यवाद। आभा बेन। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा खुद का अनुभव है, मैंने बचपन में 3 क्लास संस्कृत की करी थी जब, हालांकि मैं बहुत कुछ नहीं याद है मुझे, पर उसके कारण मेरी हिंदी भी शुद्ध रही और मैं संस्कृत में भी उच्चारण, जब मैं सूत्र पढ़ती हूँ तो उच्चारण मुझे लगता है कि ठीक होता है मेरा। तो संस्कृत देखा जाए तो वैसे भी सारी ही हिंदी है, सभी भाषाओं की जननी है। तो प्राथमिक जो बेसिक है वो संस्कृत के कारण बहुत मजबूत रहा मेरा, और मुझे लगता है कि ये संस्कृत की पाठशाला अटेंड करने के बाद जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी आपके सानिध्य में दूर होगी। ओके, धन्यवाद। ओके, अमिता बेन। गुरुजी, संस्कृत देवी भाषा है और मीन्स ये भाषा सीखने से खुद में विनय आता है, क्योंकि इस भाषा से क्या हम लोग दूसरी भाषाएं सारी निकली हुई है, ये मीन्स सभी भाषा की जननी है। तो इस भाषा से सीखने से आपके अंदर विनय मीन्स ज्यादा आता है और देवी भाषा सीखने से आपके अंदर के जो संस्कार रहते हैं वो उच्च होते हैं। ओके, धन्यवाद। उसका विद्या बेन। ओके, आगे कौन है? संतोष बेन। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। संस्कृत एक बहुत अच्छी उच्च भाषा है।
इसके आज हमें जैन धर्म के ग्रंथ जो संस्कृत में है उसको सीखने में आसानी हो रही है, और सूत्र बहुत शुद्धि से बोले जाते हैं थोड़ा ज्ञान हो जाने से। तो इस वजह से बचपन में भी थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान हुआ था, पर आपकी निष्ठा में संस्कृत व्याकरण मतलब शुद्धि किस प्रकार के धातु वगैरह सब बनते हैं उसका नॉलेज हो रहा है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ओके, धन्यवाद। बहुत सारे जनों का सुना और कुछ जनों का ऐसे रह गया है। ठीक है, बहुत सारे। मैं बहुत बोलूं बढ़िया, गुरुजी? बहुत बढ़िया। अब ये संस्कृत, ये जो भाषा है, संस्कृत भाषा के कुछ फायदा इस प्रकार से भी है कि संस्कृत भाषा करने से अथवा संस्कृत भाषा के अध्ययन से प्रथमतः कि हमारे जो शुद्धि है वह शुद्धि व्यवस्थित होती है। कि संस्कृत से शुद्धि कि किस प्रकार के शुद्धि, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है कि परीक्षा, तो परीक्षा किस प्रकार से लिखा जाता है कभी कभी, तो कभी कभी परीक्षा ऐसे लिख देते हैं कि परीक्षा जो है वह परीक्षा इस प्रकार से लिख देते हैं। क्या ये परीक्षा सही स्पेलिंग है? नहीं, नहीं, ये नहीं सही गुरुजी। नहीं है। इसमें क्या गलत है? नहीं गुरुजी। इसमें छोटे एक ही मात्रा नहीं, बड़े एक ही मात्रा छोटी आएगी। एक ही मात्रा इसमें क्या होता है, इसमें बड़े ही बड़ी है। मात्रा हो जाते हैं कभी कभी। और एक यहाँ पर अगर देखा जाए कि सिर्फ इतना ही नहीं, और एक चीज जो कि हम ज्यादातर करते रहते हैं, ये क्या लिखा गया है, मैं जो लिखता हूं इसको बोलना। क्या लिखा है इसमें? विद्यालय। विद्यालय विद्यालय। विद्यालय द आधा और ये पूरा। कभी कभी हम उच्चारण में क्या कर देते हैं, इसको पढ़ने में थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, द की जगह ध बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा अगर द की जगह अगर ध बोले तो? विद्यालय, जिसका कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है। उसी प्रकार विद्यार्थी के जगह हम क्या बोल देते हैं? विद्यार्थी। तो ये ध का उच्चारण कर देते हैं, ये भी गलत है। कभी कभी ऐसे भी आता है कि रामायण जो है, कि रामायण यहां पर मान लीजिए रामायण, तो रामायण में कौन सा नौ आएगा? गोली न वाला। नमो वाला। रामा, ये सही है? न ये नमोकार मंत्र वाला। भी सही है। कौन सा आएगा इसके जगह पे? तो इसके गोली वाला। जगह देखा जाए तो ये मूर्धन्य आएगा। क्या आएगा? मूर्धन्य। तो ये सारे का, इन सारे ऐसे शुद्धि जो है सामान्यतः, और उससे भी ज्यादा अगर यहाँ पर बोला जाए, ऐसे लिखा जाए यहाँ पर मान लीजिए, क्या लिखा गया है? जलमस्ति। जलमस्ति। अभी क्या कर देते हैं कि जब तक नहीं जानते तब तक इस तरह से कर देते हैं, जल और मस्ती। क्या ये सही है? ये संधि विच्छेद सही है क्या? नहीं गुरुजी। नहीं, ये संधि विच्छेद ये सही नहीं है। क्या इसमें संधि विच्छेद क्या आएगा? तो जलम अस्ति, यानी इसमें क्या आ जाएगा? जलमस्ति। जलम और क्या आएगा? अस्ति। अस्थि आएगा। जलम और अस्थि आएगा। तो ये सारे संधि कहां पर छूटा करना है, कहां पर उसको जोड़ना है, संधि विच्छेद कहां पर करना है, कहां पे संधि का प्रयोग करना है, ये सारे ज्ञान जो है किससे होती है? ये संस्कृत भाषा से होती है। और एक साथ साथ ये एक है कि संस्कृत भाषा जिसने भी किया है उसकी बुद्धि जो है, उसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण होती है। क्या होते है? इससे बुद्धि की तीक्ष्णता आती है। कभी कभी ऐसे भी है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण ही एक ऐसा, अगर देखा जाए संस्कृत व्याकरण जो है, ये संस्कृत व्याकरण है, वो किस प्रकार के हैं संस्कृत व्याकरण? तो संस्कृत व्याकरण जो है वो ऐसे तार्किक स्वरूप में है, वैज्ञानिक और तार्किक। वैज्ञानिक का अर्थ वो जो अभी विज्ञान वाला नहीं है। वैज्ञानिक का अर्थ होता है कि, वैज्ञानिक का अर्थ होता है कि विशेष ज्ञान से जो युक्त हो, उसे विज्ञान बोला जाता है।
और विज्ञान संबंधी जो हो उसे वैज्ञानिक पद्धति बोला जाता है। तो ये वैज्ञानिक पद्धति से और तार्किक पद्धति से ये भी संस्कृत व्याकरण ये भी ऐसे युक्त है। तो ऐसे ही संस्कृत भाषा में प्रवेश करने के लिए आप इतने सारे उत्सुक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। हम धीमे 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 थोड़ा 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 आगे बढ़ते जाएंगे तो जरूर ये संस्कृत सीख जाएंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि संस्कृत सिर्फ सीखना नहीं है, आपको क्या करना है, संस्कृत का दूसरों को भी ऐसे अभ्यास कराना है। संस्कृत का अभ्यास मैं जो सीखा हूं वो दूसरों को भी प्रदान करना है। तो ऐसे संस्कृत भाषा में कल ही हम देखे थे कि भाषा, इस भाषा कहाँ पर है, तो भाषा एक बट वृक्ष के समान है। भाषा का स्थान कहाँ पर था, भाषा का स्थान बट वृक्ष के समान है। और साथ में यहां पर देखा जाए कि वृक्ष कब बन सकता है, जब बीज हो। और बीज के स्थान पर क्या था, कल ही हम लोग देखे थे कि बीज के स्थान पर अक्षर को जानना भी जरूरी है कि अक्षर क्या है, तो ये अक्षर भी जानना जरूरी है। और कल हम देखे थे कि संस्कृत में मूलतः 2 प्रकार के अक्षर है और इन्हीं अक्षरों को व्याकरण की दृष्टि में उसे वर्ण बोला जाता है। वर्ण यानी संस्कृत में 2 प्रकार के वर्ण हैं। म्यूट कर दे सब। तो संस्कृत के ऐसे 2 प्रकार के वर्ण हैं और इन दोनों प्रकार के वर्ण में सर्वप्रथम वर्ण है एक स्वर वर्ण और दूसरा है कि व्यंजन वर्ण। एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि स्वर वर्ण और यहाँ पर व्यंजन वर्ण। तो ये स्वर वर्ण जो है ये स्वर वर्ण और दूसरा जो है कि ये है कि व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर किसे कहते हैं वो भी यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्वर है वो स्वर किसे कहते हैं, स्वर की व्याख्या क्या है वो भी यहाँ पर देखेंगे। लेकिन प्रथम ये देख लेते हैं कि ये स्वर है कितने। तो स्वर जो है वो 14 प्रकार के स्वर है और वो 14 प्रकार के स्वर इस प्रकार से हैं। यहाँ पर नहीं देखेंगे फिर तो ये 14 प्रकार के स्वर में यहाँ पर हम देखेंगे कि एक एक के सामने एक एक देखिए क्या लिखा है लेफ्ट साइड से। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको एक बार स्पष्ट दिखाई दे। प्रथम नंबर यहाँ पर हम देखेंगे ठीक है, यहाँ पर कि अ के सामने क्या है, अ के सामने अ और आ, ऐसे अगर देखा जाए अ और आ। उसके बाद अगर देखा जाए उसके बाद क्या लिखा है, तो उसके बाद लिखा है ई और ई। उसके बाद अगर देखें हम तो उ और उ। उसके बाद अगर देखें तो रु और रु। उसके बाद अगर देखें तो लृ और लृ। ये दोनों एक दूसरों के सामने हैं। तो ये दूसरों के एक दूसरे के सामने क्यों, तो इसको भी जानेंगे। और अंत में जो 4 है वो लगातार है। कौन से, ए, ऐ और नीचे यहाँ पर जो है ओ और ओ। सभी के पास ये प्रैक्टिस बुक होना जरूरी है। प्रैक्टिस बुक अगर ना हो तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा कि प्रैक्टिस बुक होना सभी के पास अति जरूरी है। क्योंकि प्रैक्टिस बुक जो भेजा गया है वहां पर प्रैक्टिस बुक आप डाउनलोड कर लीजिए और आपके सामने जब भी क्लास हो वो आप सामने लेकर बैठे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो है कितने हुए, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 यानी 5 सामने सामने, 5 और 5 कितना होगा 10 और 4 लगातार है यानी स्वर कितना हो गए, कितने स्वर हुए, तो 1 4 ये 14 ये स्वर। ये 14 स्वर जो हैं इसको इस प्रकार से क्यों लिखा गया है वो भी देखेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम स्वर का उच्चारण कर लेते हैं। अ आ ई उ ऊ रु रु लृ लृ। उसके बाद ए ऐ और नीचे जो 2 है ओ और औ। तो इसको हम उच्चारण करते हैं, ये सामने सामने वाला जो है ये, तो इसको अ और आ को छोड़कर लेफ्ट साइड वाला में हम
ह्रस्व का साथ में ह्रस्व बोलकर उच्चारण करेंगे। अ को छोड़कर लेफ्ट साइड में कितना है, तो देखिए लेफ्ट में 5 और राइट में 9, ये कुल मिलाकर कितने हुए 14। तो लेफ्ट साइड वाला जो है उसके प्रथम 5 में हम वहां पर ह्रस्व का उच्चारण, जिसमें अ को छोड़ देना है, अ को नहीं बोलना है, यानी बाकी रहे ई से लेकर लू तक जो लेफ्ट साइड में है, अर्थात यहां से लेकर यहां तक, इसमें एक शब्द का उच्चारण करना है, यहां पर ह्रस्व। इन 5 में क्या उच्चारण करना है सभी के साथ, ह्रस्व। और ये साइड का जो 5 है यहां से लेकर यहां तक, इसमें उच्चारण करना है दीर्घ। ये जो है कि ये इसको उच्चारण करना है इसके साथ, यानी फिर से एक बार मैं बोलता हूं, जैसे आ और आ को छोड़ दीजिए, बाकी सारे में हम किसका उच्चारण करेंगे, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व रू, ह्रस्व लृ। इधर का 5 को, तो इस साइड का 5 को हम बोलेंगे दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ रू, दीर्घ लृ, इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। अर्थात आ ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व रू दीर्घ रू, ह्रस्व लृ दीर्घ लृ। और उसके बाद जो 4 है उसको दीर्घ के उच्चारण में ही करना है, ए ऐ ओ औ। ठीक है, 14 सर इस प्रकार से उच्चारण करना है, अ आ ई ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व रू दीर्घ रू, ह्रस्व लृ दीर्घ लृ, ए ऐ ओ औ। ये स्वर कितने हुए, ये 14 स्वर हुए इसमें। अब आता है किस साइड में व्यंजन, अब देखेंगे तब व्यंजन जो है वह व्यंजन कितने हैं, तो यहां पर देख लेते हैं कि व्यंजन ये 33 व्यंजन है। और इस 33 व्यंजन को हम पहले तो इसको 5-5 विभाग कर देते हैं, इसको 5-5 के 5 विभाग यहां पर किया गया। देखिए 1 2 3 4 5, इस साइड 5 है, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, यानी 5 × 5 कितना होगा, तो 5 × 5 होगा 25। तो ये 25 एक तरफ इसका उच्चारण करना है। और उसके बाद जो है 2 लाइन जो है उसमें 4-4 की जोड़ी है, अर्थात 4-4 उसमें है, 4-4 बोलना है। कौन सा, तो ये यर अलव और श, ये 4, ये अंत में देखेंगे। लेकिन पहले 5 जो है उसको हम करेंगे धीरे धीरे, इसमें जो है थोड़ा सा साउंड जो है हमारा बढ़ते जाएगा। क में साउंड थोड़ा कम, ख में उससे ज्यादा, ग में उससे ज्यादा, घ में उससे ज्यादा, ग में उससे ज्यादा, इस तरह से हमें बोलना है। क ख ग घ ग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, यहां तक। अब इसमें और एक चीज विशेषता है, पहले ये पूरा कर लेते हैं, उसके बाद इसका विशेषता क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। य र ल व श श स ह, यानी व्यंजन कहां से कहां तक है, तो क से स्टार्ट होता है और कहां पूर्ण होता है, ह में पूर्ण होता है। यानी क से लेकर ह तक, ये क्या है, क से लेकर ह तक ये व्यंजन है। सभी से निवेदन है कि प्रश्न जो है वो अंतिम 10 मिनट में रहेगा, तब तक आप अपने नोट में अगर कहीं प्रश्न कुछ पूछना है अंतिम 10 मिनट में तो अपने नोट डाउन कर लीजिए, और उस समय हम प्रश्न के बारे में आपको यहां पर देंगे। पहले 30 मिनट कंटिन्यू क्लास चलेगा,
और लास्ट 10 मिनट में जो है वो लास्ट 10 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यहाँ पर अगर किसी को कोई इसके बीच में कोई प्रश्न होता है तो वहां पर आप प्रश्न लिख कर रखिए, हम प्रश्न का जरूर वहां पर समाधान करेंगे, उन आपके जो भी प्रश्न हो उनका समाधान किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये क से लेकर ह तक ये जो अक्षर है क से लेकर ह तक, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कि व्यंजन। ये सामान्य से हम लोग देखें, क से लेकर ह तक व्यंजन है। इस व्यंजन में एक विशेष एक यहां आपको देखने मिलेगा जो स्वर में देखने नहीं मिला है। कोई बताएंगे कि इसमें क्या विशेष दिखाई दे रहा है? इसमें क से लेकर ह तक में कुछ ऐसे विशेष जो स्वर और व्यंजन दोनों को एकदम ध्यान पूर्वक देखें, और ध्यान पूर्वक देखने के बाद देखिए कि इन दोनों में कुछ ना कुछ ऐसे दोनों में विशेष क्या है। हाँ पूनम बेन, क्या विशेष दिखाई दे रहा है आपको? गुरु जी इसमें नीचे हलंत दिया हुआ है। सही बात है, सही बात है, बंद कर, सही बात है। इसमें क्या है, किसमें हर एक के नीचे देखिए एक हलंत, एक नीचे वाला लाइन जो है आपको दिखाई दे रहा है, क के नीचे लाइन है, ख के नीचे लाइन है, ग के नीचे लाइन है। तो सारे के सारे क से लेकर ह तक आप देखेंगे तो उसके नीचे 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 क्या है, एक एक लाइन है, और इसी लाइन को बोला जाता है हलंत। इसका नाम है हलंत। तो ऐसा हलंत जो है, यानी हलंत का मतलब क्या है? अब ये हलंत का मतलब क्या? तो हलंत का मतलब होता है कि ये सारे अक्षर आधा। कैसे होता है? ये पूर्ण नहीं है, ये सारे अक्षर अपूर्ण है, ये कभी भी पूर्ण नहीं है। तो ये पूर्ण कब बनता है? जब वो स्वर के साथ जुड़ता है तब वो पूर्ण बनता है, और ये स्वर के साथ जब जुड़े तब पूर्ण बन जाता है। अब कहीं कहीं हम इसका उच्चारण में गड़बड़ा देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं उच्चारण करने में, कि संपूर्ण होने के बावजूद उसे हम आधा बोल देते हैं, और जहां आधा हो वहां संपूर्ण के उच्चारण कर देते हैं। तो अब आधा का उच्चारण कहां करना है? जिसमें हलंत हो या तो स्पष्ट रूप से आपको आधा दिखाई देता हो उस जगह पे हमें आधा उच्चारण करना है, बाकी संपूर्ण उच्चारण करना है, बाकी संपूर्ण उच्चारण करना है। जैसे कि यहां पर एक मैं शब्द लिखता हूं यहां पर, और ये शब्द है आपको यहां पर लिखता हूं मैं, क्या लिखा गया? कमला। हम सामान्य, लेकिन हम सामान्य से अगर कोई उच्चारण करते हैं, अभी के नियम आप छोड़ दे, पहले आप क्या उच्चारण करते थे ये आप बताइए मुझे। कमल। कमल। सही बात है, सही बात है। पहले हम भी स्टार्टिंग में ऐसे ही उच्चारण करते थे, लेकिन यहां पर देखेंगे तो क्या है, अभी अगर देखा जाए तो यहां पर हम सीख चुके हैं कि व्यंजन कैसे होता है। तो देखिए अब लेफ्ट साइड में आपका व्यंजन दिया गया है, वहां पर लॉ कैसे लिखा गया है व्यंजन में? आधा। तो क्या इसमें आधा लॉ है? नहीं है, इसमें संपूर्ण लॉ है। तो संपूर्ण लॉ है इसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो संपूर्ण लॉ है इसका मतलब है कि यहाँ पर इसके साथ कुछ ना कुछ स्वर जुड़ा हुआ है। किसके साथ क्या जुड़ा होता है? तो सामान्य से ऐसे अगर देखें, बाकी सारे का तो आपको मात्रा मिल जाएगा, आपको दिखाई देगा बाकी सारे के मात्रा। जैसे कि यहां पर ये अगर लिखा जाए, इसमें क्या लिखा गया है? ये इसमें क्या लिखा गया है? का लिखा गया है। इसमें क्या लिखा गया? इसमें का। तो क्यों का हम इसका उच्चारण किए? क्योंकि बाकी यहाँ पर ये आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है। इसमें ये क्या लिखा गया है? की। तो इसका उच्चारण हम की क्यों कर रहे हैं? इसमें ये मात्रा है इसमें, लेकिन ये लॉ में आधा लॉ क्यों बोलते हैं? इसे हमें मात्रा दिखाई नहीं देता है। दिखाई दे रहा है यहाँ पर मात्रा? कोई नहीं दिखाई दे रहा है। जब मात्रा ना दिखाई दे तब समझ लेना इसके साथ क्या है, इसके साथ क्या जुड़ा गया है? अ जुड़ा गया है। क्या जुड़ा गया है? अ। अर्थात अंत में हम क्या उच्चारण करेंगे इसका?
अ की उच्चारण करेंगे, यानी सही उच्चारण क्या है? ये कमल नहीं है, सही उच्चारण क्या है? कमल। ये सही उच्चारण क्या करेंगे कि कमल। ये कमल जैसा शब्द है, ये कमल, इसका ये सही उच्चारण है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि व्यंजन जो है वो आधा है, और आधा व्यंजन का उच्चारण प्रायः करके अकेले अगर हो तो वहां उसमें बहुत कष्टदायक है, बहुत कष्ट के साथ वो बोला जाता है। ह, ह, ग, घ, ये से उच्चारण होता है। च, थ, ट, थ। तो इस प्रकार का उच्चारण जो है ये बहुत कष्टदायक होता है, थोड़ा सा वो भार लगाना पड़ता है आधा बोलने के लिए। तो इसीलिए जब भी होता है तो वो व्यंजन किसी न किसी के साथ, वो स्वर के साथ हो या तो दोनों व्यंजन का अरस परस में युक्त हो, उससे शब्द बनता है। जब शब्द आएगा तब हम शब्द के बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। तो इस प्रकार अगर देखें, यानी कितने हुए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना है, ये स्वर कितने, तो स्वर कितने हुए? स्वर 14 ये स्वर है, और ये 14 स्वर है, और व्यंजन कितने? 34 यहाँ व्यंजन 33। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन 33 हैं। तो स्वर ऐसे अगर देखा जाए तो स्वर 14 और व्यंजन 33, कुल मिलाकर कितने हुए? 47। यानी कुल मिलाकर कितना होगा कि यहाँ पर कुल मिलाकर 47 जो है, ये 47 जो है, ये 47 क्या है? तो 47 यहाँ पर अगर देखा जाए तो 47 यहाँ पर कुल वर्ण हुए 47। इन 47 को मैं सर्वप्रथम अगर इसमें दिखा जाए तो सर्वप्रथम क्या लिखा गया है इसमें? सर्वप्रथम यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो इस प्रकार से हैं कि कितने हैं ये स्वर? ये स्वर जो है वो स्वर है 14, और व्यंजन जो है वो व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन है यहाँ पर 33। ये जो व्यंजन 33 व्यंजन है, तो स्वर और व्यंजन ये कुल मिलाकर वर्ण, और कुल वर्ण होता है 47। अब यहाँ पर इन स्वरों को देखे थे तो स्वर को ऐसे दो विभाग में क्यों विभाजित किया गया है? इस यहाँ पर अगर देखे तो स्वर को दो विभाग से विभाजित किया गया है, एक सब लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड में इसमें स्वर लिखा गया है। एक तरफ जो है जिसका उच्चारण करने के लेफ्ट साइड वाला उच्चारण किसका उच्चारण करने के लिए बोला गया है? तो लेफ्ट साइड के लिए बोला गया है ह्रस्व का उच्चारण, और राइट साइड में जो पहला 5 है उसमें किसका उच्चारण करना है? दीर्घ का उच्चारण करना है। तो ह्रस्व और दीर्घ जो है वो किस प्रकार से, वो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम स्वर किसे कहते हैं? स्वर कहते हैं कि स्वर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए, उसके बाद आप लोग सभी का यहाँ पर प्रश्न लिया जाएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में क्या लिखा गया है? यहाँ पर व्याख्या में अगर देखा जाए तो व्याख्या में क्या लिखा गया है? स्वर। स्वर क्या है? तो उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि स्वयं राजन्ते शोभन्ते वा इति स्वराः। स्वयं राजन्ते शोभन्ते वा इति स्वराः। स्वयं राजन्ते यानी स्वयं का मतलब होता है खुद, और राज धातु का अर्थ होता है शोभायमान होना, जो खुद से शोभायमान हो, जो स्वतः शोभायमान हो, यानी जो स्वतः शोभायमान हो उसे क्या कहा गया है? उसे स्वर कहते हैं। जो स्वतः शोभायमान हो उसे स्वर कहते हैं। तो और ऐसे स्वर कितने हैं? तो ऐसे स्वर 14 है। दूसरा है कि जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाए उसे स्वर कहते हैं, अर्थात जिसका प्रयोग वो स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उसे स्वर बोला जाता है। तो ऐसे स्वर यानी स्वयं राजन्ते शोभन्ते वा इति स्वराः, जो खुद शोभायमान हो उसे स्वर कहा गया है। राज और शुभ दोनों धातु का यहाँ पर एक ही अर्थ होता है कि शोभायमान होना, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं होता है, वो अकेले नहीं है। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो स्वर पूर्ण है और व्यंजन अपूर्ण है, यानी जो संपूर्ण रूप से हो वो स्वर है। और इन्हीं स्वर में हम देखेंगे इसका भेद क्यों पा रहे हैं। तो पहला भेद तो ये हम लोग देख लिए कि 5 ह्रस्व आ गया और बाकी क्या? तो बाकी सारे दीर्घ होगा।
तो ये दो भाग जो इसलिए किया गया है कि एक तरफ ह्रस्व दिखाने के लिए और दूसरा तरफ दीर्घ दिखाने के लिए। ये ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं। इन 10 में ऐसे 14 स्वरों में ऐसे 5 का ही जोड़ी क्यों है, अंतिम 4 का जोड़ी क्यों नहीं है। और ये एक दोनों जो परस्पर जो जोड़ी बना है, पैर जो बना है अ और आ, एक जोड़ी में कितना आता है, 2 ही आता है। तो ऐसे जोड़ी को कौन से सांकेतिक शब्द से जाना जाता है। और अंत में जो 4 की जोड़ी नहीं है, जो अकेले अकेले है, उसको कैसे संबोधित किया जाता है, उसका सांकेतिक शब्द क्या है। इन सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ तक, इन सारे का हम क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास संबंधित किसी को कोई भी प्रश्न हो तो पूछा जा सकता है हैंड राइजिंग करके। पहले हैंड राइजिंग करना है और हैंड राइजिंग करके एक एक करके पूछना है। नाम बोलता जाओ। जूली बेन। जी गुरु जी प्रणाम। भाजी जी प्रणाम। विषय में दुर्लभ के आपने कल बोला था कि बुक में नोट करना, परंतु मैं ट्रैवलिंग में थी तो कहीं और लिख नहीं सकती, तो भूल जाऊंगी करके मैंने वहां पे लिख दिया कि रस्व, मतलब जब प्रोनाउंस करेंगे तो पहले इसको हस्व प्रोनाउंस करते, तो जब आपको ध्यान से सुन रहे हो आपने रस्व का प्रयोग किया हो शब्द को उच्चारित करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन था कि रस्व का अर्थ क्या होता है, और एक आपने है ना राज और शोभ इन दो को धातु बोला, तो धातु क्यों बोलते हैं वो समझना था। धातु क्यों बोला जाता है, राज क्यों बोला जाता है, ये सारे प्रश्नों का आपका जवाब दिया जाएगा। पहले तो आपका प्रश्न था कि ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है। थोड़ा सा वेट कीजिए, कल ही हम सिखा देंगे। अगर सामान्य से अगर बोला जाए, जिसका उच्चारण ऐसे कम समय में किया जाए उसे ह्रस्व बोला जाता है। ह्रस्व को लघु भी बोला जाता है, अल्प भी बोला जाता है। अल्प मात्रा वाला ह्रस्व यानी लघु हो, जिसका उच्चारण सामान्य से किया जाए, ऐसे सामान्य से। लेकिन इसका विशेष व्याख्या हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ह्रस्व दीर्घ अभी बोला गया ना, ह्रस्व दीर्घ क्या है। और ये राज और शुभ ये दोनों हमने धातु कहा, तो ये धातु जो है ये धातु पाठ हम सीखेंगे, क्योंकि शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के शब्द जो कि आज आगे आने वाला है कि 4 प्रकार का शब्द है। एक जातिवाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक और क्रियावाचक। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक, जो कि आगे जाकर हम इसका पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो उसमें जो चाहे चौथा नंबर जो चौथा नंबर वाला जो आया कि क्रियावाचक, तो ऐसे क्रियावाचक शब्द को ही धातु कहा गया है। क्रियावाचक शब्द जो है उसे ही धातु कहा जाता है। क्रियावाचक मतलब क्रिया को सूचित करने वाला जो जो शब्द है, जैसे खाना, पीना, जाना, रहना, पढ़ना। इंग्लिश में जिसे हम उसे क्या करते हैं, वार्व कहते हैं। तो ये जो वार्व है उसी वार्व को ही ऐसे व्याकरण की दृष्टि में उसे धातु कहा गया है। यानी क्रिया वाला शब्द को ही धातु के नाम से जाना जाता है, जो कि हम आगे जाकर देखेंगे जब शब्द के भेद होंगे। पहले अभी हम किसका भेद कर रहे हैं, अभी वर्ण विचार कर रहे हैं। यानी वर्ण विचार में ही है वो, तो वह शब्द जब आएगा तब उन शब्द का अर्थ क्या होता है वो भी हम विस्तार से देखेंगे। ओके नेक्स्ट, कोमलबेन। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। क वर्ग और छ वर्ग के अंतिम अक्षरों का उच्चारण एक बार चाहिए। क वर्ग और छ वर्ग का अंतिम अक्षरों का उच्चारण, तो क वर्ग और छ वर्ग में यहाँ पर देखे हम इसका एक शब्द लिखकर कहते हैं, इसको आप क्या बोलते हो, क्या लिखा, अंग। सही है, आप उच्चारण सही किए। ठीक है, दूसरा शब्द मैं लिखता हूं, ये क्या लिखा, अंक। अंक। ठीक है, तीसरा शब्द मैं लिखता हूं, ये क्या लिखा गया, चंचल। 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 चंचल, सही है। फिर से ये एक शब्द लिखता हूं मैं, ये क्या लिखा, पंच। सही है। अब देखिए दोनों का उच्चारण कीजिए, पंच और अंग दोनों का उच्चारण कीजिए। पंच अंग। आपको भेद में आया क्या क्या उच्चारण करना है। हाँ, लेकिन अलग से बोलना हो तो साहिब जी वो क ख नहीं ग जम रहा। घ अंक। ग, क ख ग घ ग, और दूसरा में ग। च छ ज झ य, ग य, य। ग य, ग य। ओके,
ठीक है गुरुजी। ओके, नेक्स्ट रूपाली बेन। जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। यही है मेरा भी क्वेश्चन, मतलब लास्ट का जो शब्द है ना वही समझा नहीं, मतलब उसका उच्चारण जैसे ट ठ ड ढ न, ये नहीं, सेम अणा, है। अणा बोला है, पिता, अणा, हाँ ना, अणा, हाँ ना, ट ठ ड ढ अणा, त थ द न, ध न, उसका भी देखेंगे न। कहाँ से किसका उच्चारण करना है, वो भी हम देखेंगे। जी गुरुजी, मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आता, मैं एकदम टफ लग रहा मुझे ऐसे। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ आ जी गुरु जाएगा। धीरे धीरे जी। हम आगे पैर बढ़ाते जाएंगे तो जरूर एक दिन हम जो हमारा सिद्धि है, जो हमारा गोल है, वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर पहले से अगर मान ले कि ऐसे कर दे कि नहीं ये तो बहुत भारी है, ये तो कुछ नहीं करना है, तो फिर क्या होगा? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे, जहां भी कष्ट होगा वहां पर। देखिए पहले दिन मैं बोला था इसमें बहुत सारे विघ्न विघ्न आने वाला भी है, उस विघ्न को दूर करना है, हमारे पास उपाय है, हम करेंगे। लेकिन मन में एक ही इच्छा, एक इच्छा रखना है कि हाँ हमें संस्कृत सीखना है, हमें संस्कृत करना है, तब हम कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट। हाँ हाँ, जम्बू भाई, जम्बू कुमार भंडारी। प्रणाम गुरुजी। ये प्रणाम। कल आपने एक वर्ग के बिना कुछ नहीं होता और स्याद्वाद, ये दोनों मुझे थोड़ा समझना है। किसका? फिर से एक बार। और कल आपने समझाया था कि प वर्ग के बिना कुछ नहीं होता है। प वर्ग के बिना उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे ही एक ग्रंथ है, एक नाट्यांश है जिसमें प वर्ग के सिवाय संपूर्ण लिखा गया है। प वर्ग मतलब क्या है, ये आपको समझना है कि प वर्ग है क्या ना। तो ये प्रश्न जो है कि इसके नीचे आप देखिए प की लाइन में जो पांचों पांच आपको दिखाई देते हैं ना, ये दिखाई दे रहे हैं कौन कौन सा? प, हाँ प, ब, भ और म, ये दिखाई दिया। प फ ब भ हाँ म, ये जो पांच है, हाँ, वो इन पांच को प वर्ग बोला जाता है। प क्यों? वर्ग किसे बोलते हैं? ठीक है, प वर्ग के बिना क्या नहीं होता है और क्या उच्चारण कर, आप बिना क्या ऐसे, किया। हाँ आप ऐसे जो है कि 5 मिनट ऐसे इन पांचों के सिवाय इन पांच का उच्चारण नहीं आना चाहिए, ऐसे कुछ आप 2 मिनट मुझे बोल के दिखाइए कुछ भी। ये 5 न आए इस तरह से उच्चारण कीजिए, ऐसे शब्द जो 2-3 मिनट लगातार हम बातचीत करते हैं, ऐसे ऐसे कोई ये 5 चीज न आए ऐसे कोई।